हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इससे पिछली वीडियो भी मैनग्रूव के ऊपर थी, जिस वीडियो में हमने बात की थी मैनग्रूव के बारे में, मैनग्रूव कितने टाइप्स के होते हैं और जोनेशन ऑफ मैनग्रूव के बारे में। यानी कि एक हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिया था जो कि NTA UGC नेट पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस की दिसंबर 2018 में आया हुआ था, जिसमें पूछा गया था कि अगर हम शी शोर से लैंड की तरफ चलेंगे तो किस तरीके से मैनग्रोव अरेंज्ड होंगे, किस ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे, पहले कौन सा आएगा लास्ट में कौन सा आएगा। तो उस क्वेश्चन को लेके हमने जोनेशन ऑफ मैनग्रोव भी पढ़ा था और हमने वो क्वेश्चन सोल्व भी किया था। तो मैं एडवांटेजेस, थ्रेट्स और मैनेजमेंट भी उसी वीडियो में कवर करने वाली थी, बट लास्ट में कुछ अनवांटेड नॉइजेस की वजह से मुझे वीडियो बीच में रोकना पड़ा। तो हम ये दूसरा पार्ट लेके आए हैं मैनग्रोव से रिलेटेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं जो मैनग्रोव हमें देता है, यानी कि मैनग्रोव इकोसिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों वो ज़रूरी है, क्या क्या थ्रेट्स, क्या क्या खतरे मैनग्रोव इकोसिस्टम को फेस करने पड़ रहे हैं जिससे वो ख़त्म हो रहे हैं, और उनकी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी हम क्या फॉलो कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं मैनग्रोव इकोसिस्टम को ताकि हम उन्हें रिस्टोर कर सकें या उन्हें बचा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में, क्या क्या फ़ायदे हैं जो मैनग्रोव हमें देता है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे फिल्टर रन ऑफ की। अगर हम फिल्टर रन ऑफ की बात करें तो मैंने जो पिछली वीडियो है उसमें आपको मैनग्रोव के जब टाइप्स पढ़ाए थे तो उसमें आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी, और अलग अलग जो टाइप्स होते हैं उनकी अलग अलग रूट्स होती है और उनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख ले ताकि आपको यहाँ की चीज़ें और क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो फिल्टर रन ऑफ में क्या होता है, जैसे मैनग्रोव की जो रूट्स होती हैं, एरियल रूट्स होती हैं या इस तरीके से फैली हुई होती हैं, एक तरीके से नेटवर्क वो फॉर्म करके रखती हैं, ठीक है ना। तो जब कोस्टल एरिया में मैनग्रोव होता है, यानी कि इधर जो है पानी होगा, इधर हमारा लैंड होगी, तो बीच में जो इलाका होगा या ट्रांजिशन जो जोन होगा वहाँ पे मैनग्रोव ग्रो करेंगे। तो एक तरीके से जो पानी है, पानी को फिल्टर करते हैं। फिल्टर कैसे करेंगे, जैसे कि सपोज करो यहाँ से बारिश हुई, इधर से बारिश हुई और पूरा का पूरा पानी जो है रन ऑफ हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा पानी बह रहा है, ये यहाँ रिवर है या सी है जो भी है यहाँ पे आ रहा है, तो बीच में मैनग्रोव है। इस तरीके से यहाँ पे पानी बारिश का बहा, यहाँ पे रिवर या सी जो भी है यहाँ पे वो पानी आएगा, तो बीच में मैनग्रोव है और मैनग्रोव की जो रूट्स हैं वो सरफेस के बाहर की साइड होती है, अंदर ना होके बाहर की साइड होती है। तो अब जो पानी आएगा वो इन रूट से होके गुजरेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से होते हुए वो जो पानी है, जितने भी सेडिमेंट, जितना भी डर्ट्स और जितने भी टॉक्सिकेंट को लेके आएगा वो सब इसकी रूट्स में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, इंटेंगल्ड हो जाएंगे, फंस जाएंगे, ठीक है ना। और जो साफ पानी होगा एक तरीके से वो वाटर बॉडी में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, इस तरीके से मैनग्रोव हमारा फिल्टर रन ऑफ, यानी कि जो रन ऑफ वाटर है उसको फिल्टर कर देता है, और जो हमारा एक्वेटिक बॉडी है उसको एक प्योर या क्लीन वाटर प्रोवाइड करता है। तो ये किसका फ़ायदा हुआ, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो रूट्स हैं ये सीव का काम करती है। सीव यानी कि छलनी का काम करती है, यानी कि सारे पॉल्यूटेंट्स को, जैसे चाय आप छानते हो ना, तो पूरी जो चाय पत्ती होती है वो आपकी छलनी के ऊपर रह जाती है और लिक्विड यानी कि जो प्योर टी होती है वो आपके कप में डल जाती है। तो उस तरीके से ही जितना भी हमारा टॉक्सिकेंट है या पॉल्यूटेंट है या सेडिमेंट्स है वो यहाँ पे इंटेंगल्ड हो जाएंगे, और जो प्योर वाटर होगा वो आपकी वाटर बॉडी में चला जाएगा। तो इस टाइप से। सेकंड है ट्रैप कार्बन इन पीट। जैसे हमने बताया भी था पिछली वीडियो में कि जो पीट होता है डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज्ड फॉर्म में वो ब्राउन टू ब्लैक कलर का होता है, उसको हम पीट बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि अपनी जड़ों में, अपने आसपास उस पीट कंटेंट को ट्रैप करके रखता है। और पीट में, क्योंकि पीट जो है वो डिकम्पोज्ड फॉर्म होती है ऑर्गेनिक मैटर की, तो उसमें कार्बन भी होता है, तो एक तरीके से ये जो है कार्बन को ट्रैप करके रखता है उस पीट कंटेंट में, ठीक है ना। क्योंकि ये अपनी रूट्स के थ्रू उसको पकड़ के रखता है, जोड़ के रखता है, उसको बहने नहीं देता, ठीक है। तो फिर हम बात करेंगे प्रोवाइड हैबिटेट। अब ये क्या करता है, ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है। किसको हैबिटेट प्रोवाइड करता है, जो भी हमारे वेटलैंड के एनिमल्स हैं, चाहे वो छोटे बर्ड्स हों, कुछ जैसे बर्ड्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, और कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स को जो है मैनग्रोव हैबिटेट प्रोवाइड करता है, क्योंकि कुछ एनिमल क्या करते हैं, इनकी जड़ों में रहते हैं, रिसाइड करते हैं। कुछ एनिमल यहाँ पे छुपते हैं ताकि वो अपने प्रे को कैच कर सके, जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल क्या करता है, क्रोकोडाइल
यहीं पे इनकी जड़ों के पीछे जो है छुपता है ताकि वो अपने प्रे को कैच कर सके। तो कुछ एनिमल जो है यहाँ पे एज अ कि हाइडिंग पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं, कुछ इसको जो है नेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, या कुछ इसको जो है रूस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं एनिमल्स। रूस्टिंग का मतलब क्या होता है? रूस्टिंग का मतलब होता है कि कुछ बर्ड्स, रूस्टिंग का मतलब होता है रेस्ट करना, तो यानी कि वो प्लेस जहाँ पे बर्ड्स रेस्ट करती हैं उसको रूस्टिंग कवर बोला जाता है। तो कुछ बर्ड इस मैनग्रोव के जो इकोसिस्टम है उनको एज अ रूस्टिंग कवर यूज़ करती हैं। ठीक है। और ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट लैंड अगेंस्ट फ्लडिंग। जो फ्लड आती है, फ्लड से प्रोटेक्ट करता है लैंड को। कहने का मतलब है कि सॉइल इरोजन को रोकता है एक तरीके से। जैसे कि सपोज करो ये इधर से हमारा वाटर आया, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी बह गया या फ्लड आई, तो ये पूरा का पूरा जो सॉइल है ये इरोड हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी या ये बह जाएगी। कहाँ पे? जो भी नियर बाई वाटर बॉडी है उसमें। लेकिन मैनग्रोव यहाँ पे होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मैनग्रोव हैं, इस वजह से मैनग्रोव की जड़ें क्या करती है? उस मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, अपने रूट्स के थ्रू उसको पकड़ के रखती हैं, सेडिमेंट्स को बहने नहीं देती, सेडिमेंट्स को जाने नहीं देती। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये जो है लैंड को प्रोटेक्ट करता है फ्लडिंग से, यानी कि बाढ़ आने से लैंड को प्रोटेक्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि सॉइल इरोजन को ये रोकता है, जिससे हमारा क्या होता है? डेजर्टिफिकेशन, फर्दर हमारा डेजर्टिफिकेशन रुकता है, यानी कि जो हमारी खेती है वो बंजर नहीं होती है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फ्लड अवे नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो और क्या करता है? इट इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। अब वाटर क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करते हैं? देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी वाटर जाएगा यहाँ से वो फिल्टर होके जाएगा, जितने भी टॉक्सिकेंट्स है ये इसकी एक क्वालिटी ये भी होती है मैनग्रोव की रूट्स की कि ये जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, उनको स्टोर कर लेता है एक तरीके से, उनको होल्ड कर लेता है अपनी रूट्स में। ठीक है ना। तो जो भी वाटर अब रिवर में या एस्चुरी में या फिर सी में जो भी वाटर जाएगा वो फ्री फ्रॉम पॉल्यूटेंट होगा, पॉल्यूटेंट से परे होगा, पॉल्यूटेंट से फ्री होगा। तो एक तरीके से प्योर वाटर हमें प्रोवाइड होगा, क्योंकि ये एक छलनी का काम करते हैं या फिर एक फिल्ट्रेशन का ये काम करते हैं। फिर है हमारा कि सपोर्ट फिशरिंग एंड रिक्रिएशनल सोर्सेज। अब हमारा जो मैनग्रोव है, मैनग्रोव फिशरी या फिशिंग इंडस्ट्री को भी काफ़ी बूस्टअप करता है, क्योंकि इसके आसपास जो है क्योंकि कोस्टल इलाके में ही होते हैं, साइड में पानी भी होता है, तो वहाँ पे फिशेस ग्रो करती हैं, काफ़ी सारी फिशेस वहाँ पे ग्रो करती हैं, और इसकी जो रूट्स होते हैं उसके आसपास भी काफ़ी सारी फिशेस रिसाइड करती हैं। तो एक तरीके से, क्योंकि जब फिशेस रिप्रोड्यूस करती है या फिर एग ले करती हैं, तो वो इनकी रूट्स का इस्तेमाल करती हैं अपने एग ले करने के लिए, या अपने जो ऑफस्प्रिंग है उनको हाइड करने के लिए, प्रीडेटर से उनको बचाने के लिए, तो यहाँ पे वो रहती हैं। ठीक है ना। तो एक तरीके से ये, क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन में होता है ना, इधर पानी होगा इधर लैंड होगी, तो काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स को ये प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? देखो, इधर वाटर वाले एनिमल्स होंगे, इधर लैंड वाले एनिमल्स होंगे, और मैनग्रोव बीच में है, तो ये वाटर वाले एनिमल को भी जो है एक तरीके से रूस्टिंग कवर प्रोवाइड करेगा, और लैंड वाले एनिमल को भी ये रूस्टिंग कवर प्रोवाइड करेगा। कुछ एनिमल्स यहाँ पे रहने के लिए इसका यूज़ करेंगे, कुछ यहाँ पे एग ले करने के लिए यूज़ करेंगे, कुछ यहाँ पे अपने ऑफस्प्रिंग को जो है हाइड करने के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि अपने जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, तो उनको यहाँ पे हाइड कर देते हैं, ताकि क्योंकि वो छोटे हैं अभी, इतना डेलिकेट है कि कोई भी प्रेडेटर उनको खा जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए वो उनको यहाँ पे हाइड कर देते हैं इनकी रूट्स में, क्योंकि इनकी रूट्स काफ़ी नेटवर्कड होती हैं, काफ़ी एंटेंगल्ड होती हैं, तो यहाँ पे सेफ रहते हैं उनके बेबीज़। तो काफ़ी सारे एनिमल्स जो है मैनग्रोव्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो लैंड के हो चाहे वो वाटर के हो। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे एनिमल को ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है मैनग्रोव। और सबसे जो इम्पोर्टेंट और है वो है कि रिड्यूस CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये CO2 को रिड्यूस करता है एटमॉस्फेयर से। कैसे करता है? अब देखो, जो मैनग्रोव हैं, मैनग्रोव जो है हमारे CO2 को लेते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जैसे सब प्लांट रिलीज़ करते हैं। ठीक है ना। और ये CO2 को कहाँ पे स्टोर कर देते हैं? CO2 को स्टोर कर देते हैं जिस एरिया में, या वेटलैंड में, जैसे हम बोलते हैं ना कि वेटलैंड जो है काफ़ी ज़्यादा CO2 सीक्वेस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि CO2 को एब्जॉर्व करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं। मैनग्रोव होते हैं, मैनग्रोव काफ़ी ज़्यादा CO2 को एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, तो एक तरीके से हमारी एयर को भी प्यूरीफाई करते हैं। तो ना सिर्फ हमारे वाटर को ये प्यूरीफाई करते हैं, रादर हमारी एयर को भी उतना ही प्यूरीफाई करते हैं। तो आई होप आपको इसका एडवांटेज समझ आया होगा। थोड़ा सा हम और देख लेते हैं।
जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है एक नर्सरी या फिजिकल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं मरीन ऑर्गेनिज्म को, साथ ही साथ मरीन ऑर्गेनिज्म के साथ हमारे लैंड ऑर्गेनिज्म को भी ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। और कौन कौन से एनिमल, जैसे श्रिम्प्स हो गए, क्रैब्स हो गए, फिशेस हो गई, और रूट्स प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रीडेटर। और जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे एनिमल्स जो है यहाँ पे प्रीडेटर से खुद को बचाने के लिए छुपते हैं, और कुछ प्रीडेटर यहाँ पे इसलिए छुपते हैं ताकि वो प्रे को कैच कर सके। तो दोनों ही तरीके के हैबिटेट प्रोवाइड करता है, यानी कि जो शिकार है उसको तो बचने के लिए वो इसकी रूट्स का इस्तेमाल करते हैं कि हम शिकारी से बच जाएं, और जो शिकारी है वो अपना शिकार ढूंढने के लिए इनकी रूट्स का इस्तेमाल करता है कि वो छुप के वहाँ पे बैठ जाता है, और जब भी उसका शिकार आता है तो वो कैच कर लेता है। ठीक है ना। और जैसे मैंने बताया कि ह्यूरिकेन्स हो गया या स्टॉर्म्स हो गए, उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा हमें बफर प्रोवाइड करता है, यानी कि रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है ताकि उससे डैमेज ना हो, क्योंकि इसकी रूट्स जो है वो क्या करती है, पानी को होल्ड करके रखती हैं, तो इरोजन से बचाती हैं। साथ ही साथ ऊपर वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी हैवी, अगर स्ट्रोम आ रहा है तो मिट्टी उड़े ना, मतलब कि उससे काफ़ी ज़्यादा इरोजन कोज ना हो, विंड इरोजन कोज ना हो, तो उससे भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट शोरलाइन फ्रॉम इरोजन, जो तटीय इलाका है उसकी जो मिट्टी है वो इरोड ना हो, इसलिए मैनग्रूव हमें प्रोटेक्ट करता है इरोड होने से मिट्टी को। ठीक है ना, पानी से इरोड ना हो और विंड से भी वो इरोड ना हो। ठीक है। और जैसे मैंने बताया रूस्टिंग कवर और नेस्टिंग कवर प्रोवाइड करता है बर्ड्स को, यानी कि रूस्टिंग कवर की जहाँ पे बर्ड रेस्ट करती हैं उस कवर को या उस एरिया को रूस्टिंग कवर बोला जाता है। मूविंग ऑन टू कि जो मैनग्रूव है, हमने बात कर ली मैनग्रूव के एडवांटेजेस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या थ्रेट्स, क्या क्या खतरे हैं जो मैनग्रूव फेस कर रहा है। हमें ये तो पता है कि भाई मैनग्रूव हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण मैनग्रूव इकोसिस्टम हमारे लिए है। ठीक है ना सिर्फ ये लैंड इकोसिस्टम को प्योरीफाई कर रहा है, ना सिर्फ ये वाटर इकोसिस्टम को प्योरीफाई कर रहा है, ये हमारे एयर इकोसिस्टम को भी उतना ही पोल्यूटेंट फ्री कर रहा है। तो फिर क्या क्या थ्रेट्स हैं, मतलब किस तरीके से क्या क्या पॉसिबल खतरे हो सकते हैं कि जिसकी वजह से मैनग्रोव इकोसिस्टम इतना ज़्यादा थ्रेट में है, इतना ज़्यादा ये खो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। देखो टूरिज्म इंडस्ट्री, सबसे पहले आ जाता है टूरिज्म इंडस्ट्री। तो आजकल बहुत ही ट्रेंड चल रहा है कि टूरिज्म का, कि एडवेंचर टूरिज्म हो, बाइक टूरिज्म हो, फूड टूरिज्म हो, या मतलब लोग बहुत घूमने जाते हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है नेचर को कैसे फेस करनी पड़ती है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि विजिटर्स जो हैं, अब वो टूर करेंगे तो वो काफ़ी सारी जगह जाएंगे, काफ़ी सारी जगह घूमेंगे, देखेंगे, तो वो अपने साथ जो है गार्बेज फैलाते हुए जाते हैं, यानी कि कुछ सामान वो लेके आएंगे, कुछ सामान वो उधर से खरीदेंगे, तो कूड़े को वो इधर उधर डाल देते हैं। ठीक है ना। गार्बेज के साथ साथ होता है सीवेज, उसके साथ साथ प्रोड्यूस करते हैं वो नॉइज़, चाहे वो बाइक के हॉर्न हो या फिर व्हीकल्स के हॉर्न हो, या अपने साथ कोई भी वैसा इक्विपमेंट लेके जा रहे हो जिससे काफ़ी नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है। जैसे आजकल तो डीजे वगैरह का भी काफ़ी चलन है, तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ ये लोग प्रोड्यूस करते हैं और फ्यूम्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, मतलब कि स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, लाइट पोल्यूशन कोज करते हैं और डिस्टर्बेंस कोज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैनग्रूव इकोसिस्टम, क्योंकि बहुत डेलिकेट, बहुत ही फ्रेजाइल से इकोसिस्टम हमारे मैनग्रूव होते हैं, उनको हार्म होता है क्योंकि अगर ज़्यादा तुम गार्बेज वेटलैंड में डाल दोगे या फिर जो कोस्टल एरिया है उधर डाल दोगे। अब तुम गोवा वाले बीच पे ही देख लो ना, गोवा वाले बीच पे आप देख लो कि कितना ज़्यादा कूड़ा हो जाता है वहाँ पे। ठीक है ना, तो लोग अगर कोस्टल एरियाज़ में, तटीय इलाकों में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे जो भी वो खाते हैं, कितना ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब कि जब वो ऐसे ही उसको कहाँ पे समुद्र में फेंक देते हैं, और जब समुद्र की लहरें आती हैं तो अपने साथ प्लास्टिक बोटल्स और कैंस और टिन कैंस और ये सब उठा के वापस लैंड पे फेंक देती हैं। तो तब हमें पता चलता है कि जो हमने समुद्र में डाला वो वापस हमें ही मिल रहा है, वापस हमारे पास ही आ रहा है। तो इस तरीके से मैनग्रूव के अगर इकोसिस्टम को हम भर देंगे गार्बेज से, सीवेज से या फिर नॉइज से, तो वहाँ पे रहने वाले जो मैनग्रूव हैं वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, उनकी रूट्स कहाँ से ऑक्सीजन लेंगी। अगर हम एयर को पोल्यूट कर देंगे, तो नॉइज़ पोल्यूशन करेंगे, तो वहाँ पे रहने वाली जो एनिमल्स हैं जो कि डेलिकेट श्रिम्प्स हो गए, जैसे क्रैब्स हो गए, तो बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, कैसे सर्वाइव करेंगे वो। तो टूरिज्म इंडस्ट्री इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा है हमारा कोस्टल डेवलपमेंट। कोस्टल डेवलपमेंट क्या होता है कि जैसे कि जो हमारे तटीय इलाके होते हैं, जो कोस्टल इलाके होते हैं, हम क्या करते हैं कि वहाँ पे बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, क्योंकि अब टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ठीक है ना, लोग घूमने आ रहे हैं,
तटीय इलाकों पे, तो वहाँ पे होटल्स बनाते हैं लोग, शॉप्स बनाते हैं ताकि लोगों को जो है केटर कर सकें, ठीक है ना, लोगों को लोगों के उसके लिए क्या बोलते हैं, आराम के लिए, ठीक है ना। लेकिन उस कोस्टल डेवलपमेंट से हमारे जो कोस्टल इकोसिस्टम होते हैं उनको क्या नुकसान होता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। बिल्डिंग ऑफ चाहे वो पोर्ट्स हो, डॉक्स हो, होटल्स हो, मरीनाज हो, ह्यूमन सेटलमेंट्स हो, ये सब चीज़ें जब ये बन रही होती हैं तो इनका जो डिमोलिशन वेस्ट होता है, यानी कि जो मलबा होता है, वो कहाँ जाता है, कोस्टल एरियाज़ में जाता है, वहाँ की लैंड पे जाता है, वहाँ पे जो इकोसिस्टम है वहाँ पे जाता है, चाहे वो वेटलैंड हो चाहे वो एस्चुरी हो, तो पूरा का पूरा जो पोल्यूटेंट है, टॉक्सिकेंट है, वो दबे जाते हैं मिट्टी में, जो वेटलैंड की जो मिट्टी है जहाँ पे मैनग्रोव ग्रो कर रहे हैं। तो मैनग्रोव की जो रूट्स हैं कितना ज़्यादा फिल्टर करेंगी पोल्यूटेंट को, माना कि वो फिल्टर करते हैं, लेकिन कितना, एक उसकी हद होगी ना। तो एक टाइम के बाद वो भी मतलब कि यार मुझसे तो होगा नहीं भाई, देखो, तो वो उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं उन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर अगर हम देखें एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर से क्या होता है, एग्रीकल्चर से मैनग्रोव फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर टू मेक वे फॉर राइस पैडीज, रबर ट्रीज, पाम ऑयल प्लांटेशन। मतलब कि हम क्या करते हैं, अब जैसे वेटलैंड है तो मैंने जैसे बताया कि काफ़ी ऐसे इलाकों में होते हैं जो काफ़ी इनंडेटेड होता है, सोइल से भरा हुआ होता है, ठीक है ना। और जो हमारे चावल धान की खेती होती है वो भी ऐसे इलाकों में होती है जो कि उसमें पानी हम भर के रखते हैं ना, तो काफ़ी पानी वाले इलाके में। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कर रहे हैं, यानी कि मैनग्रोव को हटा रहे हैं, मैनग्रोव इकोसिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर जो हमारे खेती है, यानी कि जैसे कि धान की खेती होगी या रबर ट्री हो गए या ऑयल प्लांटेशन होगी, ऐसी खेती को हम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो एक तरीके से मैनग्रोव इकोसिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं और अपने एग्रीकल्चर जो एरियाज़ हैं उनको बढ़ा रहे हैं। फिर साथ ही साथ हम उनमें क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, जो कि हमारे हैवी इन केमिकल्स होते हैं, काफ़ी टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स उसमें होते हैं। तो इसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, जो न्यूमेटोफोर्स है, न्यूमेटोफोर्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि न्यूमेटोफोर्स वो रूट्स होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके मैनग्रोव को प्रोवाइड करती हैं। तो वो क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो न्यूमेटोफोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, चोक कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूमेटोफोर्स अपना काम नहीं कर पाती हैं और जो हमारे मैनग्रोव हैं उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाते। अल्टीमेटली क्या होगा, मैनग्रोव की डेथ हो जाएगी, मैनग्रोव के साथ जो भी फ्लोरा फोना स्पीसीज एसोसिएट हैं उनकी भी डेथ हो जाएगी, क्योंकि अब मैनग्रोव ही नहीं रहा तो उस पर रहने वाली बर्ड्स, उनके रूट्स में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो कैसे रहेंगे फिर, ठीक है। और बाकी हमारा जैसे लंबर इंडस्ट्री है, तो लंबर इंडस्ट्री क्या होती है, लंबर इंडस्ट्री होती है वुड इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी ब्लैक मैनग्रोव के बारे में, तो ब्लैक मैनग्रोव की जो वुड है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है वुड इंडस्ट्री में, चाहे वो फेंसिंग के लिए यूज़ हो या फ्यूल के लिए, फायरवुड के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक जो मैनग्रोव होता है उसकी वुड यूज़ होती है। तो लंबर इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए हम मैनग्रोव को कट करते हैं ताकि हम उसकी जो लकड़ी है उसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकें, या फेंसिंग के तौर पर, यानी बाउंड्री बनाने के लिए हम उसका यूज़ कर सकें, बिल्डिंग का जो बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए उसका यूज़ कर सकें, ठीक है ना, चारकोल प्रोडक्शन के लिए हम उसका यूज़ कर सकें। तो इस तरीके से हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। अगर हम देखें श्रिम्प फार्मिंग, श्रिम्प फार्मिंग क्या होती है, चलिए देख लेते हैं, कोई एक बार पिक्चर दिखा देते हैं। ये होती है श्रिम्प फार्मिंग, ये हमारी श्रिम्प फार्मिंग है। इसमें आप छोटे छोटे क्या करते हैं, छोटे छोटे आपने पॉन्ड्स बना दिए, ठीक है ना, छोटे छोटे पॉन्ड्स बना दिए, तो एक तरीके से आपने डाइवर्ट कर दिया पानी को, छोटे छोटे पॉन्ड्स आपने बना दिए। और यहाँ पे श्रिम्प्स आपको पता होगा जो एक कोस्टल वो एनिमल होता है श्रिम्प, है ना, तो उसको हम एज अ सी फूड भी यूज़ करते हैं। तो जो मछुआरे होते हैं वो श्रिम्प को इन जो ब्लॉक्स हैं पानी के, इनमें ग्रो कराते हैं और फिर उसको बेचते हैं, ठीक है ना। जैसे मछलियों को ग्रो कराते हैं ना, तो उस तरीके से श्रिम्प को भी ग्रो कराते हैं। तो श्रिम्प फार्मिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ के जो वेटलैंड है उसको क्लियर कर रहे हैं, पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे श्रिम्प्स को ग्रो कराने के लिए हम जो वेटलैंड एरियाज़ हैं या फिर जो मैनग्रोव इकोसिस्टम है उनको ख़त्म करते जा रहे हैं, या ऐसे इकोसिस्टम्स को ख़त्म करते जा रहे हैं जहाँ पे मैनग्रोव ग्रो करते हैं, वो चाहे वो कोस्टल एरियाज़ हो, चाहे वो रिवर डेल्टाज हो, चाहे वो वेटलैंड्स हो, ठीक है ना। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल श्रिम्प फार्मिंग पॉन्ड। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट को हम हटा रहे हैं और वहाँ पे क्या बना रहे हैं, श्रिम्प फार्मिंग पॉन्ड, जिनमें कि हम श्रिम्प को ग्रो करा सकें, ठीक है। फार्मर डाइवर्ट वाटर टू देयर पॉन्ड, अपने जो वहाँ का जो पानी है उसको पूरा अपने पॉन्ड में डाइवर्ट कर लेते हैं, ले आते हैं और फिर वहाँ पे श्रिम्प को ग्रो कराते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये भी समझ आएगा कि क्या क्या पॉसिबल थ्रेट्स हैं जो हमारे मैनग्रोव फेस कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे मैनग्रोव ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो
तो चलिए देखते हैं, अब हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे जो मैनग्रोव्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि तरीका क्या है, बचाए कैसे उसको, ठीक है ना। ये भी तो देखना ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर हमने कोज के बारे में डिस्कस किया, कारण के बारे में डिस्कस किया है, तो सोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। Good conservation practices include designing docks through mangrove without cutting them down, disposing of trash and recycling them, eliminating herbicide and pesticides। सबसे पहले तो आप जो एग्रीकल्चर एरियाज़ में जो फर्टिलाइजर्स, जो पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फंजीसाइड्स जो यूज़ करते हैं, जिसमें कि टन्स ऑफ केमिकल्स होते हैं, हैवी केमिकल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, उनको आप बंद करिए। क्योंकि अगर आप वो अपने एग्रीकल्चर एरिया में भी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से जो पानी रन ऑफ होके आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, तो वो अल्टीमेटली वेटलैंड में रहा है, फिर वेटलैंड से वो कहाँ जा रहा है, रिवर इकोसिस्टम में जा रहा है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जब वो वेटलैंड एरियाज़ में आ रहा है या वो कोस्टल एरियाज़ में आ रहा है या वो मैनग्रोव के इकोसिस्टम में आ रहा है, तो कितना मतलब मैनग्रोव कितना उसको स्टोर करेंगे पोल्यूटेंट्स को, उनकी भी एक हद होगी ना पोल्यूटेंट को स्टोर करने की। तो अगर आप यहाँ से जो सोर्स है यहाँ से ही आप उसे ख़त्म कर दें, टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स को रिलीज़ करना, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि ऐसी फार्मिंग जिसमें हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं, प्लांट्स का यूज़ करते हैं, एनिमल्स का यूज़ करते हैं और नेचुरल खाद का हम यूज़ करते हैं, जिसमें कोई हैवी पोल्यूटेंट्स भी नहीं होते, ठीक है ना। तो उनका हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कूड़ा है, डिस्पोजल ऑफ ट्रैश, जो कूड़ा है उसको आप कोस्टल एरियाज़ में ना डंप करें, चाहे वो प्लास्टिक हो या फिर वो अदर ट्रैश हो, ठीक है ना, या चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो चाहे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, आपको किसी भी तरीके का जो ट्रैश है या जो गार्बेज है उसको डंप नहीं करना है वेटलैंड इकोसिस्टम में। क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारी न्यूमेटोफोर्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और अल्टीमेटली इकोसिस्टम की डेथ हो जाती है, मैनग्रोव की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। और जो कूड़ा होता है उससे क्या होता है, जो हमारा मैनग्रोव इकोसिस्टम होता है वो वेटलैंड इकोसिस्टम होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है ना। अब हम और क्या कर सकते हैं, इसमें एक चीज़ दी हुई है, डिज़ाइनिंग गुड कंजर्वेशन प्रैक्टिस इंक्लूडिंग डिज़ाइनिंग डॉक्स। डॉक्स क्या होते हैं, हम कैसे उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, ये देख लेते हैं हम। ये कुछ इस तरीके का होता है डॉक्स, ये है डॉक्स। तो एक वुडन हम रास्ता बनाते हैं एक तरीके से, बेसिकली सपोज करो जैसे ये पूरा मैनग्रोव इकोसिस्टम है, ठीक है ना, ये वाला मैनग्रोव इकोसिस्टम है, यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है ना। तो हम मैनग्रोव को अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो हम मैनग्रोव को कट करने की बजाय, उस पूरे इकोसिस्टम को कूड़े से भरने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो सकती है, टेक्निकल टीम की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट अल्टीमेटली इसमें क्या होगा कि ह्यूमन यानी कि डेवलपमेंट और नेचर जो है, डेवलपमेंट और नेचर को एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट तो ये हो गया और नेचर ये हो गई, तो दोनों को एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि मैनग्रोव के जो हमारे ट्रीज़ हैं, मैनग्रोव इकोसिस्टम को ख़त्म करने की बजाय, उनको काटने की बजाय, डिफोरेस्टेशन करने की बजाय, हम बीच में से एक वुडन प्लैंक या एक डॉक्स निकाल सकते हैं, एक रास्ता निकाल सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि हमें मैनग्रोव इकोसिस्टम भी ख़त्म करना नहीं पड़ेगा और जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो मैनग्रोव इकोसिस्टम भी बचा रहेगा और अगर हम इधर से इधर जाना चाहते हैं या जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन है वो हम सीमित कर सकते हैं, कन्फाइंड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया तक, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा और क्या कर सकते हैं हम, रिस्टोरेशन एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। रिस्टोरेशन एक्टिविटी इंक्लूड प्लांटिंग मैनग्रोव सीडलिंग। जैसे मैनग्रोव्स हैं तो मैनग्रोव की जो सीडलिंग्स हैं उनको हम प्लांट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट हमें देखने को मिल जाए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इकोसिस्टम को उसके रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे सपोज करो किसी कोस्टल एरिया में आपने देखा कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कूड़े की होने की वजह से कोई मैनग्रोव नहीं है, सब मैनग्रोव ख़त्म हो गए हैं, वहाँ का जो कोस्टल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा गार्बेज से भरा हुआ है। तो वहाँ के गार्बेज को आप साफ़ कर सकते हैं और इस तरीके का बोर्ड आप लगा सकते हैं कि एरिया क्लोज्ड मैनग्रोव रिस्टोरेशन के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मैनग्रोव की सीडलिंग ला के ग्रो कर सकते हैं। फिर जब वो सीडलिंग ग्रो हो जाएंगी, वहाँ पे मैनग्रोव ग्रो हो जाएंगे, तो एक तरीके से वो रिस्टोर हो जाएगा एरिया, क्योंकि जब वहाँ पे मैनग्रोव ग्रो हो जाएंगे तो वहाँ पे उस तरीके की प्लांट एनिमल्स भी आने लगेंगे जो मैनग्रोव पे सस्टेन करते हैं, उस तरीके के प्लांट्स भी ग्रो होने लग जाएंगे। तो पूरे कहने का मेरा मतलब है कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वापस से रीस्टोर हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी यही है कि डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, चाहे आपको लंबर इंडस्ट्री के लिए यूज़ करना हो मैनग्रोव को या किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करना हो। तो ये है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स से, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको काफ़ी ज़्यादा
टेक्निकलिटी की ज़रूरत है। आप छोटे 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 स्टेप से ही आप मतलब आप वहाँ से कूड़ा इकट्ठा, कोस्टल एरिया में आप कूड़ा ना डालें, इस तरीके से भी आप कोस्टल एरिया को बचा सकते हैं, मैनग्रोव को बचा सकते हैं। ठीक है, आप नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट ना करें ताकि वहाँ पे रहने वाले, मैनग्रोव में रहने वाले डेलीकेट्स और छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको कोई हार्म ना हो। ठीक है ना, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों से ही मैनग्रोव को सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। क्वेश्चन ये है कि जो लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो किस जगह पे देखने को मिलता है और वो कौन सा होता है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो किस देश में है और उसका नाम क्या है, तो ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है ना, थैंक यू एंड बाय बाय। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे आप आंसर भी देंगे। और आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ इस वजह से। ठीक है ना, थैंक यू।